इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने बुधवार को उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जिससे सियासी बवाल मचना तय है। आपको बता दें, मंत्री ने ऐसा बयान देकर एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र और 2 बनाम 3 भाषा का विवाद को हवा दे दी है। आपको बता दें, मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम ने कहा कि उत्तर से आए लोगों को, जिन्हें केवल हिंदी सीखी है, दक्षिणी राज्य में रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं और वो निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि तमिल वासियों को 2 भाषा नीति का लाभ मिलता है। वो अंग्रेजी सीखते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका या लंदन में नौकरियां प्राप्त करते हैं। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान को उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश की प्रगति में प्रवासी श्रमिकों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने इस तरह नीचे दिखाना अस्वीकार्य है। पार्टी ने आगे ये भी आरोप लगाया कि डीएमके सरकार भाषा के नाम पर राजनीति कर रही है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति का उद्देश्य किसी एक भाषा को थोपना नहीं, बल्कि युवाओं को अधिक अवसर देना है। उनका कहना है कि डीएमके जानबूझकर भाषा के मुद्दे को उठाकर लोगों को भड़का रही है, ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। वहीं डीएमके की ओर से मंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा गया कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बयान का मकसद किसी समुदाय का अपमान करना नहीं, बल्कि 2 भाषा नीति के फायदे बताना है। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, यह समझौता सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों और व्यवसायों के लिए एक नया अवसर देगा। अमेरिकी टैरिफ में 18% की कमी मैन्युफैक्चरिंग, MSME, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देगी। ये समझौता मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड विजन को मजबूत करेगा। गुजरात के टेक्सटाइल, फार्मा, रसायन, पेट्रोलियम और आभूषण क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई भी दी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। જ્યારે વિશ્વની 2 સૌથી મોટી યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ એ વિશ્વની નવા ભારતની શક્તિનો પરિચય છે। આ ડીલ માત્ર ઉદ્યોગ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ 2 મોટી અર્થવ્યવસ્થાના નાગરિકોના હિતમાં અને નવી તકોના સર્જન માટેની ડીલ છે। જ્યારે વિશ્વની 2 સૌથી મોટી લોકશાહી સાથે મળીને આગળ વધે, ત્યારે સાચા અર્થમાં વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના ચરિતાર્થ થાય છે। એ દિશામાં આ ટ્રેડ ડીલ ભારત અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોની પ્રગતિમાં નવા અધ્યાયની શરૂઆત પણ છે। આ ડીલના પરિણામે મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર વર્લ્ડ વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા વિઝનને વધુ બળ મળશે। મેક ઇન ઇન્ડિયા ઉત્પાદનો પર US ટેરિફમાં 18% ઘટાડો એ ઉત્પાદન, MSME, નિકાસકારો અને રોજગાર સર્જન માટે નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન છે। ઉદ્યોગ સાહસિકો અને સ્ટાર્ટઅપ્સ
માટે વિશ્વના વ્યાપક બજારો માટે નવા દ્વાર ખુલશે. ગુજરાત મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ સાથે ટેક્સટાઇલ, ફાર્મા, કેમિકલ, પેટ્રોલિયમ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી જેવા ક્ષેત્રોમાં લીડર છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલા આ ઐતિહાસિક કરારથી આ સેક્ટર્સના ઉત્પાદનોના એક્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન મળશે. એટલું જ નહીં, ગુજરાતના મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર્સ અને એમએસએમઈ સહિતના વેપાર ઉદ્યોગને સીધા લાભ થશે. આ કરારથી ભારતની ગ્લોબલ ઇકોનોમી પ્રેઝન્સ પણ વધશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નિર્ણાયક નેતૃત્વ અને સિટીઝન સેન્ટ્રિક ડિપ્લોમસીથી ભારત યુએસ સંબંધોથી વૈશ્વિક શાંતિ અને સમૃદ્ધિને પણ વેગ મળશે. હું ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતી આ ઐતિહાસિક દ્વિપક્ષીય व्यापार करार बदल वडाप्रधान श्री ने खूब खूब अभिनंदन. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो विकास की गति को रोकने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 1,60,000 मकान बनाकर लोगों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। जब कांग्रेस के पेट को ये बातें बुरी लगती है तो वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और क्या कुछ कहा नायब सिंह सैनी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। कनेक्टिविटी वंदे भारत जैसे देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का एमएसपी पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो। लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। चाहे अगर मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो। लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। कांग्रेस का ये देख करके सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है। और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह तो करना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में कथित जिम जिहाद और अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, 2 अलग अलग अभियोगों में वांछित 8वें अभियुक्त मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त संगठित रूप से अन्य आरोपियों के संपर्क में था और हिंदू लड़कियों को वशीभूत कर धर्म परिवर्तन कराने में शामिल था। पूछताछ में वर्ष 2023 में वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र से जुड़ा मामला भी सामने आया है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। देखिए, ये पूरे घटनाक्रम में आपने देखा है, पहले हम लोग 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा इसका उनको, और विवेचना के दौरान जो नाम आया था जिसमें एक मौलवी खलीकुर रहमान, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड जैसा कि अपने को बता रहे हैं, और धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र
और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना, यही काम इनके द्वारा किया जाता था। और जो पूरा गैंग था उससे जुड़े हुए थे, ये कटरा के रहने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ से है, जहां एक महिला ने पुलिस कर्मियों पर दबंगों के साथ मिलकर घर में घुसने, तोड़फोड़ करने और सीसीटीवी की डीवीआर जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि 31 जनवरी 2026 की रात कुछ लोग उसके घर आए और खुद को पुलिस बताया। वो घर में अकेली थी और महिला पुलिस की मौजूदगी की मांग की, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी। आरोप है कि उन्होंने हथौड़ों से दरवाजे और दीवारें तोड़ी और सीसीटीवी की डीवीआर लेकर चले गए। महिला ने मुख्यमंत्री कार्यालय और एनएचआरसी और पुलिस उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर उसने अब एसएसपी कार्यालय में फिर से गुहार लगाई है। तो हस्बैंड ने, आपका हस्बैंड का कहीं नाम है, कुछ करा है? वो आते हैं कि पूछते हैं कि उनसे पहले मुकदमे थे, अब कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड का मोहम्मद हसीन पे, उसके लिए आते, पूछताछ के लिए आते। मैंने कहा कि लेडीज पुलिस लेकर आओ, वो नहीं माने, कह रहे कि वो अंदर हैं। फिर मैंने बोला मैं गेट नहीं खोलूंगी, मैंने ताला, उन्होंने ताला तोड़ा। इन लोगों ने, क्राइम ब्रांच वालों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो डीवीआर निकाल के ले गए। मेरे पास उनके सब वीडियो है, वो ले गए कि मारपीट नो, इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, बदतमीजी करी। नहीं तो बताओ कहाँ है। अब क्या किया था आपके हस्बैंड ने? अब तो कुछ भी नहीं करा, उन तो पहले ही है, उनके उसमें आते हैं जो पहले केस है उन पे। मौजूद थे आपके हस्बैंड घर के अंदर? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मेरे बच्चे भी डर गए, मैं भी। गेट तोड़ा उन्होंने, तोड़ फोड़ करी, सारे डीवीआर निकाल के लेके। उनके खिलाफ मेरे पे वीडियो हैगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुपौल में दिन दहाड़े हथियार बंद अपराधियों ने मवेशी व्यापारियों से 25 लाख रुपए की लूट की है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 22 में बाइक सवार अपराधियों ने व्यापारियों की कनपट्टी पर हथियार तानकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भाग गए। आपको बता दें, पीड़ित व्यापारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और सुपौल में मवेशी कारोबार करते हैं। लूट की सूचना मिलने के बाद सदर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। आपको बता दें, पीड़ित व्यापारियों ने सदर थाना में लिखित शिकायत दी है और न्याय की गुहार लगाई है। जी सर, हम आ रहे थे और आते हमारे पिस्टन बराबर में जिस वक्त था, पिस्टन हमारा लगा दिया। पिस्टन लगाते लगाते बैग हमारा तार के और मोटरसाइकिल के हमने पीछे रोल, जब आगे चले गए हमने रुका तारा। ये कहाँ पे घटना हुई? ये कौन सा बोलते हैं, वार्ड नंबर 22 है। 5 नंबर 22 में, वार्ड नंबर 22। वार्ड नंबर 22। क्या, कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे सिंगे सर। यहाँ से बाहर के लोग हैं, रहते हैं यहाँ से करीब 10-12 साल से, वार्ड नंबर 18 में। जैसे ही वहाँ से निकले सुबह भोर में करीब 6 बजे के 38-40 मिनट पे, उसके जस्ट 5 मिनट के बाद 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, पल्सर गाड़ी थी, उन पे आकर के अपने हथियार हमारी कनपट्टी पे सटा दिए और बैग हमारे हाथ से ले लिया। पिट्ठू बैग था हमारे पास, उसमें पैसा था, वो सब निकाल करके और पिस्टल लहराते हुए निकल गए, गाली गलौज करते हुए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर बांदा से है, जहां स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से रिहाई के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जेल अधीक्षक, जेलर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है। ये कार्रवाई जेल चौकी प्रभारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच टीम गठित की। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, जेलर विक्रम सिंह को निलंबित किया जा चुका है। विभाग ने इसे न्यायिक आदेशों का अवहेलना बताया है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित रिहा कर दिया गया
ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करेगी किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनें और उनकी चचेरी बहन आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने घर से निकली थी। देर शाम तक तीनों घर नहीं लौटी, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खोजबीन शुरू की। जांच में पता चला कि तीनों लड़कियां मथुरा के वृंदावन गई थी। सर्विलांस के जरिए उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। जौनपुर से लाने की तैयारी भी चल रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। 2026 को थाना सुरेरी अंतर्गत ग्राम कमरुद्दीनपुर से एक सूचना दिनांक 3 फरवरी 2026 को थाना सुरेरी अंतर्गत ग्राम कमरुद्दीनपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 बहनें जो किसी काम के कारण बाहर निकली हुई थी, जिनमें 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन है, और शाम तक वापस नहीं लौटी है। तत्काल पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम गठित की गई। खोजबीन के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी लड़कियां वृंदावन किसी धार्मिक स्थल पर गई हुई हैं। उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, नई बस्ती चौकी स्थित देव होटल में रह रहे प्रेमी जोड़े के बीच झगड़ा हो गया। वहीं विवाद के बाद ईशान नामक युवक ने निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर जान दे दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और फरार होटल मालिक की तलाश भी जारी है। दो या तीन व्यक्ति लाए थे मसूदाबाद का, उन्होंने कुछ एड्रेस बताया था। मरीज जब आया है तब वो मृत था। उसका हम लोग ने ईसीजी कराया, ईसीजी 9 प्लेन आई, ब्रॉड डेड था मरीज जब यहाँ पे आया है। मतलब मेरे पास कॉल आई थी लड़की की इसी के नंबर से कि इसने कुछ कर लिया है, ये नहीं बताया था कि फांसी लगाई है। यहाँ पर आने के बाद ये बोल रही थी कि दौड़े पड़े थे इसे। जब पुलिस ने थोड़ा वो करा था तो बोल रही थी कि फांसी लगाई है इसने, और भी मतलब लोग थे इसके साथ में, लड़की के कायल के साथ में। अब रुक कर लेते अगली खबर की। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड का मामला अब बेहद गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चियां कोरियन शो या ऑनलाइन गेम से प्रभावित थी। कानपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी ने कहा कि कॉमन स्क्रीन और इंटरनेट का बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और खुलकर संवाद करें। बच्चों के लिए ये मोबाइल का अत्यधिक लत और वो घातक है। इसके लिए मैं केवल बच्चों को दोषी नहीं मानता हूँ, बच्चों किशोरों को। इसमें हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं, माता पिता, संरक्षक हैं, और स्कूल का भी जो इधर कोरोना के बाद जो मोबाइल का हो गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में सामने आए लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौथे आरोपी मोहम्मद फहीम उर्फ लाला खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया है। मेडिकल के दौरान आरोपी के साथ उसका चाचा पप्पू खान और अज्जू मियां मौजूद रहे, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्जू मियां पहले भी लव जिहाद मामले में जेल जा चुका है और उसने अस्पताल में खुद को हिंदू नाम अजीत बताकर परिचय दिया। मेडिकल के बाद पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।